नमस्कार। हिंदुस्तान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपको स्वस्थ रखने के संकल्प के साथ। ये तो आप सभी मानते होंगे कि स्वस्थ होना सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है। और यही कारण है कि हम अपनी कोशिश करते हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, सावधान हो। वैसे तो हर मौसम के जो है अलग-अलग हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन दिनों जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसने सभी का जीना मुहाल कर रखा है। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज या फील्ड वर्क के जो लोग हैं, उनके बाहर निकलना मजबूरी है, जो कि उनके लिए खतरनाक है। क्या कहा जाए, जब घर में बैठे लोग भी जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। और वैसे में अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो सिचुएशन और भी अलार्मिंग हो जाती है। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि इन सिचुएशन से हम आपको कैसे हेल्दी रख सके, सेफ और साउंड रख सके। और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेंगे कि कैसे रहे हेल्दी एंड फिट। अब हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आकाश बोरा। डॉक्टर आकाश बोरा के बारे में मैं बता दूं दर्शकों आपको कि डॉक्टर बोरा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीपी बोरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में। साथ ही साथ ये यूरोलॉजिस्ट हैं और मिनिमल इन्वेसिव सर्जन भी हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लेप्रोस्कोपिक सर्जन कहते हैं। इनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि इस प्रचंड गर्मी में हम अपने आप को यूरोलॉजी के मामले में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर बोरा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। सबसे पहला और अहम सवाल, यूरोलॉजी से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, पर बेसिकली सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या होती हैं? मेल, फीमेल या किड्स की अगर बात करें हम, तो क्या क्या समस्याएं लेके लोग आपके पास आते हैं? यूरोलॉजी एक सर्जरी की स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, जिसमें हम लोग मेल फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की समस्याओं को डील करते हैं। इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा की समस्याओं को हम लोग डील करते हैं। मेनली जो मेल में प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रोस्टेट संबंधित होती हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक कैंसर, यूटीआई एक बहुत कॉमन बीमारी है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, ब्लैडर के कैंसर और यूरेटर के स्टोन, किडनी के कैंसर, ये सब समस्याओं को हम लोग डील करते हैं। यूटीआई और प्रोस्टेट दोनों ही जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली हम हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि इसको प्रोस्टेट है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले यूटीआई की क्या वजह होती हैं और कैसे हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है? यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके कई कारण हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में कहीं भी इन्फेक्शन की वजह से हमको यूटीआई के सिम्टम्स मिलते हैं। और प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो पुरुषों में पाया जाता है और ये बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लगभग 40-45 साल की उम्र के बाद पुरुषों में समस्या आना चालू होती है। ये ग्रंथि के बढ़ जाने से पेशाब होने में दिक्कत होती है, पेशाब में थोड़ी रुकावट होती है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब भी प्रोस्टेट या यूरोलॉजी से संबंधित कोई समस्या होती है तो अक्सर दिमाग में ये कंसेप्ट हमारे डॉक्टर साहब रहता है कि अधिक पानी पिएंगे तो समस्या क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर बोरा भी हमें बता रहे थे कि रात में पानी का इंटेक जो है हमें वो सीमित करना है और खाना जो है वो हमें सही समय पे ले लेना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी में, और ये अप्लाई होता है यूरोलॉजी या प्रोस्टेट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्जरी की जरूरत किन केसेस में पड़ जाती है? कब ये सिचुएशन लगता है कि अब मेडिटेशन से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो सकता? सर्जरी के ऑप्शंस किन के लिए ओनली ऑप्शंस होते हैं? सर्जरी के जो आजकल के समय में ऑप्शन है वो दूरबीन द्वारा टीआरपी एक ऑप्शन है जो गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी माना जाता है। बाकी लेजर विधि से ऑपरेशन होते हैं, जैसे हॉलक, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं और पेशेंट जल्द ही 2-3 दिन में ठीक होकर अपने घर चला जाता है। इन दोनों ही ऑपरेशन में कोई चीरा नहीं लगाया जाता है और दूरबीन विधि द्वारा हो जाता है। हम लोग ऑपरेशन उस स्थिति में करते हैं जब हमें लगता है कि दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रही है, मतलब दोनों जो यूरेटर है उसमें सूजन आ रही है,
बार बार बुखार आ रहा है, यूटीआई हो रहा है, और सबसे मेन इंडिकेशन जो सर्जरी का होता है वो अक्यूट या फिर अक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, और बार बार हम लोग को कैथेटर डालना पड़ रहा है, और बिना कैथेटर डाले पेशेंट पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को सर्जरी के लिए प्लान करना होता है। जी डॉक्टर बोरा, मैंने महसूस किया है और अपने आसपास भी ये देखा है कि कई लोग जो है इन समस्याओं को, जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्रंथि में सूजन आ जाना या कैथेटर लगा लेना, ये सब के ऑप्शंस जो होते हैं बार बार फेस करते हैं, लेकिन वो टालते रहते हैं। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग या और समस्याओं या और डिजीजेस का कारण हो सकता है ये टालना? क्योंकि कई बार मैंने देखा है, ये महसूस किया है कि लोग अवॉइड करते हैं सर्जरी, लंबे समय तक यूं ही खिंचता रहता है सब कुछ। ज्यादा दिन तक टालना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उससे दोनों तरफ जो यूरेटर है उसमें सूजन आ जाती है, और उससे क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बार बार बुखार आ जाता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हमें ऑपरेशन का इंडिकेशन है तो हमें ऑपरेशन के लिए प्लान करना चाहिए। जी, जैसा कि डॉक्टर बोरा हमें बता रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो अलार्मिंग होती है। अगर आप शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन अगर रहती है, तो ये समस्या जो है वो जो है और अलार्मिंग हो सकती है, साथ ही साथ कंडीशन जो है और वर्सन हो सकती है। तो अगर इन कंडीशंस के साथ अगर आप प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द आप सर्जरी के लिए या डॉक्टर की सलाह, एक्सपर्ट की सलाह में चले जाएं। डॉक्टर बोरा, फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा सलाह के रूप में, सभी मेल्स, फीमेल्स या किड्स के लिए क्या करें हम अपने लाइफस्टाइल में, कैसा खान पान रखें, और किस तरह की प्रोस्टेट की समस्या के अलावा कॉमन पीपल के लिए ये कि उन्हें किस तरह का अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना चाहिए कि हमें इस तरह की समस्या ही ना हो? आमतौर पे क्या धारणा है कि जो लोग ज्यादा पेशाब जाते हैं तो उनको लगता है कि हमें कम पानी पीते हैं तो हमें कम पेशाब जाना पड़ेगा, लेकिन कम पानी पीने से और हानिकारक स्थिति हो सकती है, जैसे यूटीआई, स्टोन बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। हमें एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। रात में हम लोग को ज्यादा पानी नहीं पीना है। कैफीन, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी से भी ये सब प्रॉब्लम बढ़ती हैं, उनको भी हमें एक कंट्रोल तरीके से ही लेना चाहिए। जी, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना चाहिए। थोड़ा नॉनवेज से भी देखा गया है कि कैंसर ये चांसेस बढ़ते हैं, तो हमें अपना एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। जी, बहुत सही कहा कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ऑपरेशन के लिए मूव करना है, सर्जरी ही जिनके पास ऑप्शन बचा है, तो लोग आमतौर पे बड़ी सर्जरी से डरते हैं। आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें कितनी जल्दी मूव कर जाना चाहिए ऑपरेशन के लिए, और कितना इजी गोइंग होता है, क्या सलाह आप देंगे? आज हम लोग आधुनिक समय में है, 21वीं सदी में है, जहां ज्यादातर ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा होते हैं। मरीज 1 से 2 दिन में उनकी छुट्टी हो जाती है। ऐसा आमतौर पर यह धारणा है कि गर्मी में कराने से मेरे टाके पक जाते हैं और मुझे गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में, जहां टाके लगते ही नहीं है, जहां दूरबीन विधि से ऑपरेशन होते हैं, तो ये सब बातें बहुत पुरानी सी लगती हैं। अगर हमें ऑपरेशन की जरूरत है, हमें डॉक्टर हमारे बता रहे हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए, तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए और ऑपरेशन के कराने का फैसला लेना चाहिए। जी, समय रहते ऑपरेशन का फैसला ले लेना यही आपके लिए बेहतर होगा, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या खान पान की जो अगर देखभाल हम करेंगे, सतर्क रहेंगे, तो ये जो है प्रॉब्लम जो है काफी हद तक मिनिमाइज हो सकती है। डॉक्टर बोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने एक्सपर्ट व्यूज के लिए। थैंक यू। थैंक यू। हिंदुस्तान वार्ता में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल यादव, जो कि डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक, यूरो ऑन्कोलॉजी और रेनल साइंस टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में। साथ ही साथ ये चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं।
और इसके साथ-साथ इन्होंने कई इनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, कई प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स में पूरे देश भर में रहा है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। जी, यूरोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन-कौन सी कॉमन समस्याएँ हैं जिसको लेके लोग आप तक पहुँचते हैं? देखिए, यूरोलॉजी हमें लगता है कि यूरोलॉजी इज लिमिटेड टू किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स। यूरोलॉजी एक जी, बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें कम से कम 9 सब स्पेशलिटी आती है। एक जी, यूरोलॉजिस्ट किडनी स्टोन्स को डील करता है, सभी तरह के यूरेट्रिक स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स को डील करता है, प्रोस्टेट संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को डील करता है। इसके अलावा जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मान लो बचपन में रुकावट है, किडनीज में कोई रुकावट है, उसको ठीक करने के लिए वो सभी भी की जाती है। इसके जी, अलावा जो फीमेल से संबंधित यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेशाब का लीक होना या पेशाब की थैली का नीचे आना, उनको भी डील किया जाता है। पीडियाट्रिक्स की सारी प्रॉब्लम, बच्चों की सारी प्रॉब्लम भी डील की जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डोमेन है, वो है रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी का, जिसमें किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब का रोबोटिक सर्जरी द्वारा भी इलाज किया जाता है। एक और डोमेन हम बात करेंगे तो उन लोगों का है जिनकी किडनी खराब हो गई है, जो या तो डायलिसिस के लिए आना चाहते हैं या ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। तो जी, यूरोलॉजी अपने आप में एक बड़ी स्पेशलिटी है जो बहुत सब चीज़ों से डील करता है। जी। यानी कि यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स है वो मेल, फीमेल, किड्स सब में देखी जाती है। हम एक-एक करके शुरुआत करते हैं। मेल्स में जो मुख्य तौर पे प्रॉब्लम्स आती है जिसमें कॉमन है, मोस्ट कॉमन है वो है प्रोस्टेट की समस्या। ये क्या है और किस वजह से हो जाती है लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट एक क्या नाम है, अखरोट जैसी एक ग्रंथि है, गोल ग्रंथि, जो जी, पेशाब की थैली और पेशाब की नली के बीच में होती है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है, यूजुअली 40 साल के बाद सभी को प्रोस्टेट बढ़ना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 40 साल के बाद सभी को प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम आए। प्रोस्टेट जी, बढ़ने से अगर प्रॉब्लम आती है तो यूजुअली पेशाब संबंधित प्रॉब्लम रहती है, जैसे पेशाब के लिए पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब के लिए बार बार जाना, पेशाब करने में जोर लगाना, या रात में एक से ज़्यादा बार उठना पेशाब के लिए, बार बार पेशाब करने जाना, या जी, कई बार ये भी होता है कि पेशाब में खून आना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। अगर किसी को भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको इग्नोर ना करें। बस यही है कि इन सब चीज़ों को ये ना सोचे। यूजुअली एक धारणा होती है मन में कि अगर एज के साथ अगर पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है तो वो एज संबंधित है, एज में ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, पेशाब की नली की रुकावट की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और तरह के कैंसर के सिम्टम भी हो सकते हैं। इनको कभी भी इग्नोर ना करें और कोशिश करें कि जो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट है, जो भी इस स्पेशलिटी को डील करता है, उसके पास आके संपर्क करें। जी। ट्रीटमेंट लेवल टू द लिमिट ऑफ क्योर। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी, हमारे डॉक्टर साहब ने भी यही सलाह दी है कि आप एक्सपर्ट व्यू में जाइए, आपकी कंडीशंस को देखते हुए आपको जो है क्योर जो है वो फॉर श्योर मिलने वाला है और आपकी लाइफ जो है वो ईज़ी गोइंग हो जाएगी इसके बाद बेहतर ही। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब किडनी की समस्या आज बहुत कॉमनली देखी जाती है। क्रेटिनिन, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस बहुत सारी चीज़ें अक्सर हम सुनते रहते हैं। स्वस्थ किडनी के लिए आम पब्लिक को हमें आपको क्या करना चाहिए? क्या लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, खान-पान कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं हमें जो करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। आई मीन, जी, किडनी हेल्थ के लिए देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किडनी खराब होने का जो मेजर कारण है आज के दिनों में, वो 2 बीमारियां हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये हम मान के चलें कि 70% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनका कारण डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या दोनों मिलके होता है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो उसका ट्रीटमेंट कराएं और उसको इग्नोर ना करें। डायबिटीज़ अगर आज अनकंट्रोल रहेगी तो अभी कोई बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ये इफेक्ट 10 से 15 से 20 सालों में देखने को मिलेगा, जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी। ऐसे जी, ही ब्लड प्रेशर की बीमारी, अगर ब्लड प्रेशर आज ठीक नहीं है तो अभी कोई सिम्टम नहीं आएगा, जब तक ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई ना हो जाए।
लेकिन आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचेगा, जिसमें किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर किसी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं तो उसका प्रॉपरली इलाज कराएं, उसको इग्नोर ना करें। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमारी 200 की ब्लड शुगर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आज प्रॉब्लम कभी नहीं करेगा, वो आगे आने वाले सालों में करेगा। जैसे हम अपने आगे वाले लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये पेशेंट की अपने लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर वो आज उसका कंट्रोल ठीक से करेगा, वो उसको 15 साल के बाद फायदा देंगी। तो इसलिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो जो नमक का सेवन है उसको हम कहते हैं कि 5 ग्राम से कम लें। जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ में है हेल्दी लाइफस्टाइल का। अगर हम बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली इज मस्ट। हमें लगता है कि एक्सरसाइज है, ये क्या किडनी हेल्थ में फायदा देगी? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो आगे इसको बड़ा फायदा मिलेगा। 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज डेली। इसके अलावा एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न है। यूजुअली क्या होता है, बिकॉज ऑफ आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, जो इसके कारण क्या हो रही है, हम सही समय पे नहीं सोते हैं और हम स्लीप भी 6 to 8 आवर्स एडिक्वेटली नहीं लेते हैं। सही समय पे सोना और एटलीस्ट एक एडिक्वेट स्लीप लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी सिस्टम की बाकी रिकवरी के लिए जरूरी होती है। उसमें कहीं ना कहीं किडनी भी एक हिस्सा है। इसके अलावा जो भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, उनका सेवन करें। फ्रोजन फूड्स को हम अवॉइड करें। कुछ ब्लड टेस्ट हमें रेगुलरली कराने चाहिए 35 या 40 साल के बाद, जिसमें एक किडनी फंक्शन टेस्ट भी है, जिससे हमें पता चलता है कि किडनी कितना। लेकिन जो किडनी फंक्शन टेस्ट हैं उनमें कोई भी खराबी आने में एटलीस्ट 50% किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है। तो हम उस पर ना जाएं कि अगर टेस्ट सारे नॉर्मल है तो इसका मतलब किडनी ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम देखते हैं कि अब क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है। और यूरिन में प्रोटीन्स की भी चेक किया जाता है कि अगर यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। वो भी ये साइन है कि धीरे धीरे किडनी को नुकसान होना शुरू होगा। तो अपना रेगुलर चेकअप्स कराएं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कराएं, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे और रेगुलरली अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइमली अपनी सलाह। जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मुझे तो यही समझ में आया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप चाहते हैं तो क्वालिटी टाइम दीजिए अपनी बॉडी को, अपने जो लाइफ स्टाइल को, तभी आप एक क्वालिटी और एक हेल्दी लाइफ जो है वो लीड कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एक्सपर्ट्स व्यूज के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जरूर सतर्क हुए होंगे और जागरूक भी हुए होंगे। सो मच, थैंक यू। थैंक यू। हिंदुस्तान वार्ता की आज की कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर यशोवर्धन सिंह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है यश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोमती नगर में। ये एक क्रिटिकल केयर यूनिट है जहां की सारी एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिटिकल केयर के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पूरी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम के साथ ओटी और NICU भी उपलब्ध है। आइए उनकी एक्सपर्ट व्यू से जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को सेफ एंड साउंड रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। जैसा कि क्रिटिकल केयर, ये सुनते ही हम एक अलार्मिंग मोड में चले जाते हैं। क्रिटिकल केयर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, किन कंडीशंस को क्रिटिकल कहा जा सकता है? हम उन सारे पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर के अंदर ट्रीट करते हैं जो ICU रिक्वायर करें और जिनको एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड हो, जिनके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट 24 आवर ऑन टोज ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल सारा रहे। और वी हैव लॉट ऑफ कैटेगरी इन दैट, डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ICU केयर अकॉर्डिंग टू पेशेंट देते हैं। जी, और जैसे कि अभी पूरे देश में जो है वो प्रचंड गर्मी चल रही है, तो स्ट्रोक्स के केसेस भी बहुत कॉमन हो गए हैं। कई बार तो लगता है कि नहीं, इस कंडीशन संभल जाएगी, घर में ही वेट करते हैं लोग। क्या कंडीशंस ऐसी होती है कि स्ट्रोक में हमें घर पे वेट ना करके या घरेलू उपाय ना करके एक्सपर्ट्स के पास पहुंचना चाहिए? स्ट्रोक के पेशेंट्स में हमको ये ध्यान रख के चलना है कि व्हेनेवर वी आर एक्सपीरियंसिंग राइज इन ब्लड प्रेशर या हम कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वी आर फीलिंग नमनेस एंड वीकनेस इन एनी ऑफ द लिम्स, अपर एंड लोअर, और
any difficulty in speech, slurring of speech. So in that case, that is an alarming sign. We should immediately refer to a doctor or to a emergency unit. यश हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब NICU की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके जी। अंतर्गत जो नवजात शिशु है उनमें क्या क्या समस्याएं कॉमनली देखी गई हैं और किस तरह से NICU इम्पोर्टेंट हो जाता है वैसे में? नवजात शिशु में जो समस्या देखी गई है कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की वजह से बच्चे को NICU केयर हमने दी है। हमारे यहाँ सीवियर सर्जिकल केसेस में ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला के केसेस ऑपरेट हुए हैं एंड नो बर्थ वेट बेबी, प्री टर्म बेबीज की ICU रिक्वायरमेंट्स, बेबी विथ रिक्वायरिंग फोटोथेरेपी, तो मल्टीपल केसेस में यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, मैं जो भी नवजात शिशुओं के पेरेंट्स हैं उनके लिए जानना समझना चाहूंगी। हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सलाह पे फैमिली चलती है। बच्चा ऐसे कर रहा है तो अच्छा ऐसे कर लो, उसको ये समस्या हो रही होगी, लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों में या नवजात शिशु में किस तरह की सिचुएशन दिखे तो हमें समझना चाहिए कि वो उसे क्रिटिकल केयर यूनिट में मूव करने की जरूरत है। छोटे बच्चों में सबसे पहले अगर हम डायरिया की समस्या आ रही है तो डायरिया की समस्या को हमें गंभीरता से छोटे बच्चों में लेना चाहिए और उसको एक नॉर्मल उल्टी या दस्त लेके नहीं चलना चाहिए और तुरंत एक डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में डायरिया की समस्या एक गंभीर रूप में है। बिल्कुल, डायरिया के केसेस में बच्चों की स्थिति जो है वो गंभीर हो सकती है। कई बार तो ये फेटल कंडीशंस भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि घर से डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लगता है। तो वैसे में जो घर में जो भी केयर टेकर्स हैं या जो भी अटेंडेंट हैं, उन्हें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से, ताकि डॉक्टर तक एटलीस्ट वो सेफली पहुंच सके, फर्स्ट एड के रूप में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डायरिया में जी, डायरिया में तो हमें बेसिकली इनिशियली जो भी हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको हमें कवर अप करना चाहिए ORS से, और वी शुड नॉट वेट फॉर मल्टीपल एपिसोड्स। इनिशियली स्टार्ट में ही हमें कंसल्ट करना चाहिए कि ये एक आगे चल के एक बैड शेप ना। NICU में मैंने कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि जन्म जो बच्चे लेते हैं उनमें भी कई कंडीशंस ऐसी होती है जहां उन्हें बहुत केयर की जरूरत होती है। कई बार तो बच्चे जो है उनका बर्थ अर्ली हो जाता है या जन्म के बाद और भी कई कंडीशंस होती हैं जिसमें क्रिटिकली उनको देखभाल की जरूरत होती है। उनको कौन कौन सी कंडीशंस अमूमन आपके पास पहुंचती है? हमारे पास कई सारी कंडीशन, एस्पिरेशन निमोनिया के बच्चे होते हैं, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला के बच्चे होते हैं, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम उनका एक सीनियर पीडियाट्रिशियन के अंदर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। जी, बहुत सारी जानकारियां आपसे मिली, एक्सपर्ट व्यूज मिले। अब मैं एक एक्सपर्ट व्यू आपसे लेना चाहूंगी एज ए क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। हमें या आम पब्लिक को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए अगर क्रिटिकल केयर की बात की जाए तो? आम पब्लिक को जो सबसे पहले वी शुड have a proper routine, at least walking for 5 kilometers a day, eating healthy, keeping yourself hydrated, monitoring your BP and sugar. And if you are a patient of BP and sugar, you should regularly take the medicines as advised by your doctor. You should not take self-medication or Google medication. You should always consult a proper physician, and with their guidance, you should start all the medications that is required for you, either it is diabetes or hypertension. And you should keep a monitoring of your particular disease. Like if you are a patient of diabetes, you should keep on monitoring your diabetes as you are taking insulin or oral hypoglycemics. If you are a patient of blood pressure, you should at least in few intervals of time monitor your BP, that the medicine you are taking is working in that direction. Okay. यानी कि हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ी सी मॉडिफाई करने की जरूरत है, उसमें थोड़ा सा जो अप्रोच है वो हमें चेंज करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह की मेडिकल कंडीशन से हैं जैसे कि शुगर या बीपी इस तरह की समस्या है तो थोड़ी सी एक्सपर्ट व्यू के साथ साथ अपने आप को मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, धन्यवाद।
हिंदुस्तान वार्ता की कड़ी को जारी रखते हुए अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर समीर वर्मा। डॉक्टर समीर वर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर है वेदांता नेत्रालय हल्द्वानी में, जहां की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीरियर और पोस्टीरियर आई सर्जरीज होती हैं। डॉक्टर समीर के बारे में मैं बता दूं दर्शकों, ये कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ग्लूकोमा के साथ साथ ऑक्टोप्लास्टी यानी कि आंखों के आसपास के हिस्से के एक्सपर्ट हैं, सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आईज हमेशा ही जो है सबसे पहले जो ऐसी धारणा बनी हुई है कि आंखों को एज के साथ प्रॉब्लम होनी ही है, केयर क्या करना, होनी होती है प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब समस्या आती है तो लोग अलग अलग तरह की चीजें बनाने लगते हैं कि मोबाइल का बहाना ले लेंगे, कभी हमारे सिस्टम्स का बहाना ले लेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। क्या ये एक सिर्फ बहाना है या वाकई में ये एक समस्या को इनविटेशन देना है? लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम जरूर है आज के दिन में, और आज के दिन में बहुत ज्यादा है, तो उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ओल्ड एज जो आई प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह है, लेकिन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से सभी चीजें, आंखों के जो प्रॉब्लम है वो एग्जैजरेट हो रही हैं। और उसमें सबसे ज्यादा एक हम आज के दिन में कह लें तो रोल ये डिजिटल, जितना भी हम लोग जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म, जो खासकर मोबाइल सबसे ज्यादा, उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन आता है, जितने भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स हैं इनमें हमारा अगर प्रॉपरली हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं या कुछ हम बेसिक अपने आप को एक नियम के अंदर नहीं बांध रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि मेनली अगर हम एक्सटेंडेड आवर्स तक काम कर रहे हैं, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो एक ड्राइनेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, सीवियर ड्राइनेस, और साथ में आंखों में स्ट्रेन हो जाना, पानी आना, आंखें लाल हो जाना, इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है इसकी वजह से। और ये एक आगे चल के क्रोनिक प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे लाइफस्टाइल में जो सेकंड एक कंट्रीब्यूशन है आज के दिन का, वो स्ट्रेस है। हम जानते हैं कि स्ट्रेस में एक कॉर्टिसोल लेवल जो हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आंखों में बहुत सारे प्रॉब्लम नए बनने लगते हैं। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो हमारे लाइफस्टाइल में है वो फूड हैबिट्स का है। फूड हैबिट्स भी आंखों के लिए जो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, वो हमारे इंडियन डाइट में व्याप्त है, भरा पड़ा है। लेकिन जो हम लोगों की आजकल आदत हो गई है, बहुत लोगों की, मतलब खासकर यंगर जनरेशन की, जो फास्ट फूड और जो जंक फूड की आदत हो गई है, उसमें जो न्यूट्रिशन है हमारे वो प्रॉपर मिलते नहीं है। और जो हम लोग के नॉर्मल फूड है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, फिश है, ये सब आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर ये हम प्रॉपरली, अगर अपना डाइट प्रॉपर रखें तो बहुत कम उम्मीद है कि हमें कोई एलिमेंट बिना समय के आएगा। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मेरा भी एक सवाल यही है कि आप अभी कह भी रहे थे कि अगर हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि स्क्रीन और हमारे बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए। क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती है? कम से कम 15 to 18 इंचेस जो है स्क्रीन और हमारे बीच में डिफरेंस होना चाहिए। 15 से 18 इंच की दूरी होनी चाहिए। प्लस हमेशा जो अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन है ना, उसको थोड़ा 20 डिग्री करीब थोड़ा सा ऊपर को टिल्ट करके रखना चाहिए। तो सबसे अच्छी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, आप ये समझने की ये बात है ना कि हमारे स्क्रीन में और जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे बुक्स में जो लेटर्स होते हैं उनकी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, आईज के लिए सूदिंग होती है। जो स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि स्क्रीन का अपना एक ग्लेयर होता है, अपना एक लाइट होता है, उसकी वजह से वो कंट्रास्ट मिलता नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, एक तो 15-18 इंच करीब दूरी होनी चाहिए कम से कम स्क्रीन और हमारे बीच में, और स्क्रीन का जो हमेशा जो एक एंगल है वो अपवर्ड्स 20 डिग्री टिल्ट होना चाहिए कम से कम। और जो चीज आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपके आई के लेवल के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, सेम लेवल पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे। तो आपका पोजीशन और स्क्रीन का पोजीशन थोड़ा सा स्क्रीन नीचे आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि डेस्कटॉप बेस्ट होता है, क्योंकि आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को तो आप
उस पे अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो आपके और उसके बीच का रिलेशन आप हमेशा चेंज होता रहेगा। डेस्कटॉप को बिल्कुल। फिक्स करके एक प्रॉपर चेयर पे बैठने से एक तो गर्दन को भी बहुत सहायता मिलती है ताकि हमें आगे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह ना हो, और दूसरा जी। आईज को भी काफी सूदिंग हो रहता है। जी। ये तो बात हुई हम जो प्रैक्टिस में आ गए हैं लैपटॉप और मोबाइल के, उससे कैसे हम संभलें। लेकिन जिन लोगों को चश्मा लग चुका है, वो एक खास करके अगर अधिक पावर का चश्मा है, तो वो ऑपरेशन के लिए, चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन के लिए मूव करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या वो इस तरह के ऑपरेशन सेफ होते हैं और कारगर होते हैं? हाँ, देखिए जो लेसिक है, जो लेजर सर्जरी है मायोपिया के लिए, जी। जो माइनस के पावर या प्लस के पावर को हटाने के लिए है, जी। वो काफी ग्रेटिफाइंग है, काफी सेफ है। लेकिन उसके पहले, करने के पहले हम लोग बहुत प्रॉपरली कुछ प्री ऑपरेटिव या प्री प्रोसीजरल टेस्ट होते हैं, वो देखने के बाद ही किया जाता है। सबकी आईज लेसिक के लिए फिट नहीं होती है, तो जी। वो हम लोग देखते हैं कि ये जो भी आए हैं इनकी आईज लेसिक के लिए फिट है कि नहीं। तो वो कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें खासकर एक टोपोग्राफी का काफी ज्यादा रोल होता है। तो वो हम लोग जी। देखते हैं कि कॉर्निया की थिकनेस प्रॉपर है कि नहीं, और ये सब चीजें हैं कि नहीं। अगर आप सब कुछ जितने भी नीड्स हैं वो मीट कर रहे हैं, आपकी आईज फिट है, तब फिर लेसिक बहुत सेफ है और काफी ग्रेटिफाइंग है। मतलब जिनके -7 -6 पावर होता है, -4 टू -8, वो लोग कम से कम काफी ज्यादा इससे बेनिफिट पा सकते हैं। लेकिन हाँ, -8 के ऊपर मैं लेसिक के लिए एडवाइस नहीं करता। जनरली वैसे केस में अगर बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड हैं कॉस्मेटिकली कि नहीं मुझे चश्मा नहीं पहनना है या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना है, तो फिर उसके लिए बेटर ऑप्शन होता है आईसीएल कहते हैं, जो कि आंखों के अंदर हम लोग लेंस डाल देते हैं। मतलब काफी हाई पावर जिनके होता है उनमें आईसीएल सूटेबल होता है, और मॉडरेट पावर में या लो पावर में लेसिक सूटेबल होता है। लेकिन इन सब के जी। पहले कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका कि ठीक रहना जरूरी है। जी, यानी कि आंखों की समस्या जो है वो गंभीर रूप ले, इससे पहले ही आप सतर्क हो जाए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर बच्चों की बात की जाए तो 4 एज होते होते उनकी मॉनिटरिंग कीजिए, और अगर 40+ है तो रेगुलर चेकअप के लिए आप जरूर जाएं, ताकि अगर किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम आपकी डेवलप हो रही है तो समय रहते उसे समेटा जा सके। डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपर्ट व्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हिंदुस्तान वार्ता में आज हमारे साथ अब शामिल होने जा रहे हैं डॉक्टर स्वरूप पटेल। डॉक्टर स्वरूप पटेल मैनेजिंग डायरेक्टर है और स्पाइन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन केयर एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनारस में। साथ ही साथ इनके बारे में मैं ये भी बता दूं दर्शकों कि ये बिहार और यूपी के वन एंड ओनली बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सर्जन है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी एक्सपर्ट व्यूज के साथ अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, हमारी जो आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डे टू डे वर्क हैबिट्स है, उसमें कॉमनली कौन कौन सी मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स है या इश्यूज हैं वो देखने में आ रही हैं आजकल? मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हर एज ग्रुप में आती हैं, छोटे से पैदा हुए बच्चे से लेकर एक वृद्ध 80-90 साल के ओल्ड एज के किसी भी पर्सन में। और हमारी भागदौड़ की जिंदगी सबके लिए भागदौड़ की हो गई है। अचानक से बच्चों के स्कूल खुल गए 2 साल के बाद, तो उनके लिए भी भागदौड़ है। और बहुत सारे लोग ओल्ड एज में घर पे अकेले रहे, उनके लिए भी एक भागदौड़ जैसी जिंदगी बनी। और अगर हम बात करें एक मेजॉरिटी चंक की जो मिडिल एज में आ रहे हैं, उनके लिए लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हुई है, और ज्यादा ही चेंज हुई है क्योंकि उनको काफी वॉक करना पड़ रहा है, अब वापस ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो उस सब में, और गर्मियां आ रखी हैं, तो वाटर इनटेक ना होने की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, इस तरीके की कॉमन समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जी, घुटनों की समस्या की बात की डॉक्टर साहब। आज पहले कहा जाता था कि 60+ हो गए हैं तो घुटनों की समस्या हो रही है। आज ये घुटनों की समस्या या कमर दर्द की समस्या महिलाओं में खास करके बहुत कॉमन हो गई है। क्या इसकी वजह आपको लगती है? क्या हमारे खान पान में कोई कमी है, या हम अपने जो वर्किंग हैबिट्स है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? आप क्या सलाह देंगे? ये स्लो एंड स्टडी चेंजेस हैं, ये पिछले 10 वर्षों में और उससे आगे वाले 10 वर्षों में से होना शुरू हुए हैं।
जी क्योंकि आप देखते होंगे पहले के लोग काफी मेहनत करते थे, आउटडोर में रहते थे और किसी जी ना किसी प्रकार की स्पोर्टिंग एक्टिविटी लोगों में होती थी और ये धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और डाइट भी एक जी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। पहले घर के खाने काफी फ्रिक्वेंटली सबके घर में बनते थे, अब वो कम होते जा रहे हैं। तो डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरीके की हैबिट्स पिछले 10 से 15 वर्षों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है एक यंग एज ग्रुप में। तो उसके वजह जी से भी ये कारण बन रहे हैं। कोई तुरंत का कारण नहीं है, लेकिन स्लोली दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि क्यों हमारे यंग हेल्दी लोगों को ये प्रॉब्लम्स जल्दी फेस करनी पड़ रही है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक हमारी दर्शक जुड़ी है, राखी माथुर जी। इनका सवाल है कि इन्हें पिछले 2 सालों से थायराइड हो गया है और थायराइड की वजह से इनका वेट बढ़ा है। इनका सवाल ये है कि इनको हर बोन में पेन फील होता है, घुटनों में, उंगलियों में, ये काफी पेन महसूस करती है। खास करके जब थायराइड लेवल में चेंजेस होता है तो इनको पेन जो है काफी बढ़ जाता है। इनको आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह की ट्रीटमेंट में इन्हें जाना चाहिए? इनको सलाह होगी कि थायराइड के जो ये अपनी दिक्कतें बता रही हैं, थायराइड के मरीजों में काफी कॉमन समस्या है। और जी इसके साथ साथ इसमें रूल आउट होना चाहिए कि इन्हें रूमेटॉइड जैसे कोई, गठिया जैसे कोई फीचर तो नहीं है। और जी इसके लिए इन्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। और अगर इन्हें कोई पुरानी फैमिली हिस्ट्री रही हो गठिया की तो ये संभावना और बढ़ जाती है। नहीं तो अपने थायराइड को, अगर ऐसा कुछ नहीं है एक्सपर्ट की सलाह के बाद भी, तो एक्सरसाइज पे ध्यान दें, वजन कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें और थायराइड को कंट्रोल में रखें। जी आपने डॉक्टर साहब अभी एक वर्ड का इस्तेमाल किया, रूमेटाइड। ये क्या होता है? इस क्योंकि बहुत लोग जो है वो एग्जैक्टली जानते नहीं। जैसे मुझे भी रूमेटाइड मैंने सुना जरूर है, लेकिन मुझे भी अच्छे से मालूम नहीं है। मुझे भी टेक्निकली समझना जरूरी है ये कि ये रूमेटाइड क्या होता है और कैसे समझे कि मुझे रूमेटाइड वाली प्रॉब्लम हो रही है। रूमेटॉइड एक तरीके का आर्थराइटिस है। जैसे बुढ़ापे में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, ओल्ड एज आर्थराइटिस होती है, किसी किसी को गाउट की प्रॉब्लम होती है, उससे तो यूरिक एसिड की वजह से होती है। तो इसी तरीके से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मिडिल एज महिलाओं में या यंग बच्चियों में इसको देखा गया है। और जी इसकी शुरुआत फैमिली में होती है, किसी ना किसी को पुरखों में रही होगी ये समस्या। जी इसमें बहुत सारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, हाथ की छोटी उंगलियों में, पैरों में, जांघ के हड्डियों में, एल्बोज में, शोल्डर में। और ये प्रॉब्लम शिफ्ट करती रहती है, कभी दाहिने एल्बो में रहेगा तो कभी बाएं में रहेगा। तो इस तरीके से शिफ्टिंग होता है। इससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है उन्हें रूमेटॉइड हो, पर इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी को एहसास होता है तो एक्सपर्ट से मिलना जरूरी है। जी बहुत सही। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि स्मॉल जॉइंट्स के साथ साथ आपके बड़े जॉइंट्स में भी पेन हो रहा है और ये पेन शिफ्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड की प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही संभाल लेने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, आजकल की जो हमारी जिंदगी है उसमें हमने कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि बच्चे जो हैं कमरे तक सिमट गए हैं, बुजुर्ग भी जो है वो कमरे तक सिमटे हैं। तो विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब की कमी बहुत कॉमनली देखी जा रही है और इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। ये कैसे चेक किया जा सकता है और इसको मतलब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या करना चाहिए? हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है। दूध से बनी चीजें, अगर दूध कोई नहीं ले सकता तो पनीर, छेना, इस तरीके की चीजें ले। अगर दूध ले सकते हैं तो दूध अच्छी मात्रा में सबको लेना चाहिए। और सुबह की धूप अपने आप ही विटामिन डी शरीर खुद बना लेता है, तो आधे घंटे सनलाइट एक्सपोजर इज गुड इनफ। तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या नहीं आएगी। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, टबैको यूज, इसे कम करना चाहिए। और जो महिलाएं मेनोपॉज के पास पहुंच गई हैं या 50, 55, 60 के आसपास जा रही हैं, उन्हें खासा ध्यान रखना चाहिए कि पोस्ट मेनोपॉज कैल्शियम लेवल और काफी तेजी से बॉडी में गिरता है और ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो उस वक्त जब वो 60 के आसपास पहुंच रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर डॉक्टर को ऐसा फील होता है तो कुछ डेक्सा जैसे टेस्ट करा सकते हैं और अगर कमी पाई जाती है तो उसको दूर करने के लिए सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सलाह के रूप में सभी के लिए, हर एज, चाहे वो बुजुर्ग हो, एल्डरली हो, बच्चे हो, हेल्दी बोन हो, हेल्दी लाइफ हो, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे हमें अपने बोन्स को, अपने शरीर को फिट रखना चाहिए? मैडम, सिर्फ 3 काम करने हैं। दूध पीना है,
एक्सरसाइज करनी है और नशा का प्रयोग कम से कम करना है या ना करना। जी, और अगर ये साथ ही साथ अगर कोई भी समस्या थोड़ी सी भी लगती है तो देर करने की बजाय किसी एक्सपर्ट व्यूज के लिए मूव करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपके एक्सपर्ट व्यूज के लिए, सलाह के लिए थैंक यू सो मच। अब अपने एक्सपर्ट व्यूज टू कीप अस फिट एंड फाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह डायरेक्टर एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हाईवे हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, शीतलपुर रोड, लखनऊ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जैसे ही हम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक क्राइसिस और एक पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है। हम उसके विषय में भी बात करेंगे, आपसे सजेशंस भी लेंगे, लेकिन बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मोस्टली कॉमनली केसेस किस तरह के आते हैं बोन से रिलेटेड आपके पास? हमारे अस्पताल में अक्सर रोड साइड एक्सीडेंट, ये हमारा मेन रोड पे स्थित है हॉस्पिटल, तो ज़्यादातर केसेस रोड साइड एक्सीडेंट के आते हैं। इसमें कभी मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल का टकराव हुआ, कभी मोटरसाइकिल या साइकिल से हुआ, तो इस तरह से ये रोड साइड एक्सीडेंट ज़्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स आते हैं, घर में चोट लग गई, गिर गए, जीने से उतर रहे थे गिर गए, या पैर मुड़ गया अचानक से ऊंची नीची सरफेस पे, तो कुल मिला के इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। जी, दोनों ही केसेस के बारे में मैं जानना समझना चाहूंगी। जैसे घर में अगर एक्सीडेंट होते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या कोई भी बाथरूम में स्लिप कर गए और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, और डॉक्टर तक पहुंचने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें एहतियात लेनी चाहिए डॉक्टर तक पहुंचने में? सर देखिए, घर में डोमेस्टिक फॉल में जो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है, पहले नंबर पे कलाई की चोट है और दूसरे नंबर पे कूल्हे की। तो कलाई की चोट के लिए तो बहुत सिंपल सा है, कोई कपड़ा, अंगोछा या कुछ भी लपेट लें उस पर। अगर घर पे क्रेप बैंडेज है तो सबसे बढ़िया है, क्रेप बैंडेज को लपेट लें और किसी थैले में हाथ को रख लें या एक पट्टी से हाथ को सपोर्ट कर लें और हॉस्पिटल पहुंच जाएं। कोई दर्द निवारक जेल भी लगा सकते हैं उसमें, लेकिन कूल्हे की चोट में हमें घुटने के नीचे तकिए का सपोर्ट लगा दें तो उससे कूल्हे का मूवमेंट रुक जाता है, कम हो जाता है, और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं उस समय दर्द का एहसास बहुत कम हो जाता है, रास्ते में जो दर्द होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे में अगर कूल्हे की चोट है तो पैर के नीचे तकिया लगाना एक बेहतर तरीका है। जी, यानी कि अगर कलाई में चोट है, जी, खासकर बुजुर्ग लोगों में ये कूल्हे का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। जी, दूसरे नंबर पे कलाई की चोट आती है। जी, कलाई की चोट हो या कूल्हे की चोट हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हाथ या जो कूल्हा है वो कम से कम मूवमेंट हो, और या तो से बांध, जी, उसे बांध ले या स्थिर करके तब डॉक्टर तक पहुंच ले। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ी हैं, विजया जी। इनका सवाल हम आपसे सलाह लेना चाहती हैं ये कि 5-7 साल पहले ये गिर गई थी और इनके L4 L5 में बैक में कहीं चोट लगी थी। उस वक्त बेल्ट वगैरह प्रोवाइड किया गया था, सारी फिजियोथेरेपी हुई थी। इधर इन्हें ये समस्या फिर से महसूस होने लगी है, पेन होता है, जैसे कहते हैं ना पछुआ बहना, इस तरह की चीजों में पेन होता है, या जाड़े में इनका दर्द बढ़ जाता है। तो ये आपसे सलाह लेना चाहती है कि इन्हें क्या करना चाहिए। एज कितना है? एज शायद ये 40 प्लस है। 40 प्लस। जी, देखिए, दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो इनको चोट की वजह से वहाँ रीढ़ में कोई चोट आई हो और कंप्रेशन इंजरी हुई हो। दूसरा, 40 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों को कॉम्बिनेशन भी कमर दर्द के लिए काफी कुछ जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में कुछ डाइटरी सजेशंस हैं, जैसे दालें अवश्य लें। अभी जैसे बताया हमने, हरी सब्जियां, फल, सलाद अपने खाने में ये कच्ची चीजें बढ़ा लें। कच्ची का मतलब सलाद है, फल हैं, अंकुरित चीजें हैं। मिल्क प्रोडक्ट बढ़ा लें। रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। अगर एक्सरसाइजेस नहीं बताई गई हैं तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कमर की एक्सरसाइजेस सीख लें। जब कभी मौसम चेंज होता है उस समय मांसपेशियां और जॉइंट एक्लेमेटाइज होते हैं, थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन ये पेन अगर परसिस्ट करता है 1 हफ्ते या ज़्यादा
तो लोकल डॉक्टर की सलाह ले करके कसरत और अपनी डाइट को सुधार लें। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, केवल उस समय प्रयोग करें जब बहुत अधिक दर्द हो, अन्यथा कुछ कसरत और परहेज ही इनके लिए सफिशिएंट है। जी विजया जी, मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट हैबिट में चेंज करना है, प्रोटीन और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो उसको बढ़ाना है, और ये काफी हद तक आपको हेल्पफुल होगा। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो बेटर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें, एक्सरसाइजेस करें या मेडिसिन अगर वो सलाह देते हैं तो उसमें मूव करें। डॉक्टर साहब, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है उसमें हम लंबे आवर्स तक मोबाइल के सामने या स्क्रीन के सामने बैठते हैं, उसकी वजह से कंधों में, बैक में पेन शुरू हो गया है लोगों को। काफी कम एज से लोग ये शिकायत करते हैं, बच्चे भी शिकायत करते हैं कि कंधे में दर्द है या कमर में दर्द हो रहा है, लॉन्ग स्ट्रेचेस करने में दिक्कत हो रही है। आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपनी हड्डियों को हम सेफ रख सकते हैं इस कंडीशंस में? देखिए, ये दो तरह के लोगों में हो रहा है। एक तो बच्चों में हो रहा है। बच्चों में तो जैसे बताया अभी हमने कि विटामिन डी की कमी ना होने दें, और उसके लिए नेचर के जितना पास रहें, सनलाइट एक्सपोजर, गुड डाइट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लोकल फ्रूट्स। दूसरा, जो कंप्यूटर वर्कर्स हैं या लंबे समय तक बैंक के वर्कर्स हैं जो लंबे समय तक झुक के काम करते रहते हैं, उनको हमारी सलाह यही कि हर 1.5 से 2 घंटे के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लें। बैक को स्ट्रेच करें, स्ट्रेट करें और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। अगर हर 2 घंटे में 2 से 3 बार भी कर लेंगे तो जो ये गर्दन और कमर में समस्याएं आ रही हैं ये अपने आप कम हो जाएंगी जी। इनका इंसिडेंस अपने आप कम हो जाएगा। बच्चों के लिए लंबे समय तक अगर पढ़ना है तो वेज बोर्ड का इस्तेमाल करें या अलग अलग पोजीशन में पढ़ें। कभी पेट के बल लेट के पढ़ लिया, कभी सीधे खड़े होके पढ़ लिया, कभी बैठ के। अगर टेबल चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेज बोर्ड का इस्तेमाल अवश्य करें जी। बच्चों में इस तरह के दर्द का अक्सर कारण विटामिन डी की कमी होता है। लंबे समय तक बैठते हैं और दूसरा विटामिन डी कम होती है तो गर्दन और कमर में दर्द हो जाता है। तो जैसे अभी हमने बच्चों के लिए बताया कि भाई आप हाई प्रोटीन डाइट और रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ बाहर मूवमेंट करें, कुछ खेल कूद अवश्य करें। बच्चे बाहर निकलेंगे तो सनलाइट एक्सपोजर भी होगा, मूवमेंट करेंगे, खेल कूद करेंगे तो भूख अच्छी लगेगी, जिससे अपना ये प्रोटीन और इसकी डिफिशिएंसी नहीं होगी जी। यानी कि अगर होलसम में बात की जाए तो थोड़ी सी धूप, डाइट में चेंजिंग, एक्सरसाइजेस, थोड़ी सी अपने स्लीपिंग पोस्चर्स या लाइफस्टाइल में चेंजेस, इन सब के साथ काफी हद तक आप बोन रिलेटेड समस्याओं से बचे रह सकते हैं। और जो सलाह डॉक्टर साहब ने दी, अगर हम उन्हें मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आप को सेफ एंड साउंड रह सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एक्सपर्ट व्यूज के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसका फायदा जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। समय और स्वास्थ्य दोनों ही बेहद अनमोल होते हैं, और समय के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना, सतर्क हो जाना उससे भी ज्यादा जरूरी। तो समय के साथ सतर्क हो जाइए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने आप को हमेशा फिट रखिए, एक्सपर्ट की व्यूज में रखिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। फिर एक्सपर्ट व्यूज के साथ और ऐसे ही कुछ सलाह के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।